क्या बॉलीवुड का अंत करने के लिए भगवान परशुराम आ रहे हैं? परशुराम जयंती पर अभी अभी महाअवतार परशुराम का मोशन पोस्टर लॉन्च हुआ है और इसके बाद इंटरनेट पे आग लग चुकी है। तो परशुराम जयंती के दिन फाइनली उसका अनाउंसमेंट टीजर या मोशन पोस्टर जो भी बोलो आ गया है, जिसको देख के नाउ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सिर्फ 50 सेकंड के इस वीडियो पे आने वाला पब्लिक का रिएक्शन काफी है घमंडी फिल्म इंडस्ट्री को उसकी औकात दिखाने के लिए। सिनेमा से पब्लिक नहीं, पब्लिक से सिनेमा है। ये एक्साइटमेंट उस स्टूडियो के लिए है जिसको आज से कुछ साल पहले सीरियस लेना तो बहुत दूर की बात है, इसका नाम तक लोग नहीं जानते थे। आज उसी स्टूडियो की सिर्फ 2025 में इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 870 करोड़ रुपए है। और वहीं आप बॉलीवुड के आज बड़े से बड़े स्टूडियो का हाल देखिए। करण जौहर ने अपनी कंपनी का 50% स्टेक बेच दिया है 1000 करोड़ रुपए में, क्योंकि फिल्म इतनी फेल हो रही थी कि बाहर से पैसा लाना पड़ रहा था। वहीं वाईआरएफ की बात कर लो, वाईआरएफ जो एक साल में 1508 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती थी, वो आज 415 करोड़ रुपए पर गिर चुकी है, यानी 72% की गिरावट। बाकी के स्टूडियोज का भी हाल मोटा मोटा यही है। तो सवाल अब ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ, कैसे एक स्टूडियो ने बॉलीवुड के डेकेड पुरानी डोमिनेंस को तोड़ दिया, कैसे साउथ के दो लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था उन्हें वो करके दिखा दिया जो बॉलीवुड 50 सालों में नहीं कर पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बॉलीवुड ने अपनी 80% ऑडियंस के साथ आखिर ऐसा क्या किया था जो ऑडियंस ने इतना बड़ा जवाब दिया है। आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। देखिए, आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करिए। अपने किसी भी दोस्त से पूछिए कि लास्ट 20 सालों में टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स का नाम बोलो। चांसेस हैं कि उसमें से वो 3 या 4 तो खान बता देंगे या फिर किसी फिल्मी फैमिली के बच्चे का नाम बता देंगे। एंड ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब एक सिस्टम है। समझते हैं कैसे शुरू हुआ। 1930s और 40s में बॉलीवुड में कुछ बड़े स्टूडियोज थे, जैसे कि बॉलीवुड टॉकीज या फिर प्रभात फिल्म कंपनी। ये स्टूडियोज हॉलीवुड की तरह काम करते थे। इनके अपने एक्टर्स थे, अपने डायरेक्टर्स थे, अपने टेक्नीशियंस थे, सब इनके पेरोल पर होता था। कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन अब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1950s और 1960s में राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद जैसे स्टार्स उभरने लग गए। यही टाइम था जब पुराना स्टूडियो सिस्टम टूटना शुरू हुआ। इंडिविजुअल स्टार्स ज़्यादा पावरफुल हो गए और बड़े बड़े स्टूडियोज कमज़ोर पड़ने लग गए। लेकिन पावर इधर उधर कहीं नहीं गई थी, पावर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चली गई थी, यानी कि स्टूडियो से फैमिली बैनर्स की तरफ। 1970 में यश चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स बनाई। 1976 में यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन बनाया। बाकी आरके फिल्म्स या फिर बीआर फिल्म्स तो पहले से ही थे। और यहाँ से शुरू हुआ वो सिस्टम जो अगले 50 साल तक चला। अब जरा यश राज फिल्म्स को समझिए, जिनकी पूरी कमान आदित्य चोपड़ा के हाथ में है। प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक, मार्केटिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, डिजिटल, लाइसेंसिंग, मर्चेंडाइज, सब कुछ आदित्य चोपड़ा और फैमिली के कंट्रोल में है। इनके सैटेलाइट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ ऐसे डील्स हैं कि इनकी हर फिल्म मैक्सिमम स्क्रीन्स पाती है, चाहे फिल्म अच्छी हो या नहीं। एक बाहर वाले डायरेक्टर की फिल्म चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसे वो स्क्रीन्स नहीं मिलती जो यश राज की एक एवरेज फिल्म को मिल जाती हैं। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शन में करण जौहर डिसाइड करते हैं कि कौन स्टार बनेगा और कौन नहीं। आलिया भट्ट लॉन्च हुई, वो महेश भट्ट की बेटी है। वरुण धवन लॉन्च हुआ, वो डेविड धवन के बेटे हैं। और अर्जुन कपूर लॉन्च हुआ, वो भी बोनी कपूर के बेटे हैं। यानी कि सब के सब इनसाइडर कनेक्शंस वाले। और ये कोई एक दो एग्जांपल नहीं है। एक पीयर रिव्यूड नेटवर्क एनालिसिस के अनुसार जो 1000 बॉलीवुड न्यू कमर्स पर किया गया था, उसमें पता चला कि इंडस्ट्री में फैमिली कनेक्शन होना और हाई प्रोफाइल डेब्यूट मिलना, दोनों के बीच में 0.6 का कोरिलेशन है। जिसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपका बाप इंडस्ट्री में है तो फिल्म मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एनीवेज, म्यूजिक राइट्स भी इन्हीं फैमिलीज के पास थे। टी सीरीज और वाईआरएफ म्यूजिक ने सबसे वैल्यूएबल कैटलॉग्स अपने पास रखे और बाहर वाला इस लूप में घुस ही नहीं सकता था। अब पेड रिव्यूज की बात करते हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सिस्टम का। अल जजीरा ने मार्च 2025 में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की, जिसमें बॉलीवुड के पेड रिव्यू सिस्टम का पूरा खेल बाहर आ गया। एक सीनियर यशराज फिल्म एग्जीक्यूटिव ने खुद एडमिट किया कि 70 से 80% बॉलीवुड रिव्यूज पेड होते थे। स्पाइस पीआर जो बॉलीवुड की लीडिंग मार्केटिंग फर्म है, उसके बारे में एक वेटरन डायरेक्टर ने अल जजीरा को बताया कि ये लोग इतने ओपनली ईमेल्स भेजते थे जिसमें लिखा होता था कि हम रिव्यू पर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। मतलब कि सीधी सीधी बात है, पैसे दो और अच्छे रिव्यूज लो। बड़ी बड़ी एस्टेब्लिश्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फॉर्मल डील्स 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक होती थी। इन्फ्लुएंसर्स को फ्लाइट से मुंबई बुलाया जाता था, होटल्स में रखा जाता था, आईफोन गिफ्ट किए जाते थे
और पॉजिटिव रिव्यूज लिखवाए जाते थे। और जो इंडिपेंडेंट क्रिटिक सीधी बात बोलता था उसका पता है क्या होता था? एक जर्नलिस्ट ने अल जजीरा को बताया कि अगर जर्नलिस्ट पीआर एजेंसी की लाइन को क्रॉस करे तो उसे उस एजेंसी के सारे क्लाइंट्स का एक्सेस बंद हो जाता था। और बॉलीवुड के जर्नलिज्म में एक्सेस ही सब कुछ है, एक्सेस नहीं तो काम नहीं। अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम में पैसा कहां से आता था? देखिए, सन 2000 तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लीगली एक इंडस्ट्री नहीं मानी जाती थी। गवर्नमेंट ने फॉर्मली 1998 तक इसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया था। मतलब बैंक लोन्स नहीं दे सकते थे फिल्म बनाने के लिए, कोई फॉर्मल फाइनेंसिंग होती ही नहीं थी। तो पैसा कहां से आता था फिर फिल्म बनाने के लिए? इसका आंसर है अंडरवर्ल्ड से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेलफेयर सेंटर की 2016 की एनालिसिस के अकॉर्डिंग डी कंपनी ने कितनी ही बॉलीवुड फिल्में फाइनेंस की हैं 1980s और 1990s में। 2011 में यूएस कॉन्सुलेट मुंबई के विकीलीक्स केबल में केपीएमजी के हेड जाहिल ठक्कर का कोट था कि इनफॉर्मल लेंडर्स 60 से 100% तक इंटरेस्ट चार्ज करते थे और गैंगस्टर्स ब्लैक मनी को लॉन्डर करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाते थे। डायरेक्टर महेश भट्ट ने खुद कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा जिसका माफिया के साथ कनेक्शन नहीं रहा होगा। इनफैक्ट जब बॉलीवुड की इंडस्ट्री लीगलाइज हुई तब भी ये आरोप लगते रहे कि बॉलीवुड की फंडिंग अंडरवर्ल्ड से ही हो रही है। 2015 की यूएस कांग्रेशनल रिपोर्ट ने डॉक्यूमेंटेड किया था कि डी कंपनी का पाकिस्तान की आईएसआई के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस था और उसी का पैसा बॉलीवुड में आ रहा था। तो भाई साहब, ये था बॉलीवुड का पूरा सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ पैसा बनाने का नहीं था। इस सिस्टम ने एक और काम किया जो शायद इससे भी बड़ा था। इन्होंने अपनी सोच के थ्रू, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू और अपने एजेंडे के थ्रू डायरेक्टली 80% ऑडियंस के साथ बेईमानी की। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड एंटी हिंदू इसलिए था क्योंकि उसकी फंडिंग अंडरवर्ल्ड से आती थी। ये बात पार्शली सही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि जब बॉलीवुड 2000s में लीगली रिकॉग्नाइज हुआ और अंडरवर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, तब भी ये पैटर्न खत्म नहीं हुआ था। मतलब ये सिर्फ फंडिंग का मसला नहीं था, ये कल्चर का मसला था। ये सोच थी जो अंदर से आ रही थी। मैं आपको ना पिछले कुछ ही सालों के एग्जांपल्स देता हूँ। 2014 में आमिर खान की फिल्म आई पीके। 750 करोड़ रुपए उसने ग्रॉस किया। उस टाइम की सबसे बड़ी हिट्स में से एक फिल्म थी। फिल्म में हिंदू पुजारी और हिंदू प्रैक्टिसेस पे खुल के सटायर किया गया। भगवान शिव को मजाक के रूप में दिखाया गया। मंदिरों को जो डोनेशन था उसका मजाक उड़ाया गया। गॉडमैन के साथ साथ हिंदू रिचुअल्स को फ्रॉड बताया गया। अब सवाल ये है कि क्या सेम फिल्म इस्लाम या क्रिश्चियनिटी पे सेम तरह का सटायर करती? नहीं। फिल्म में दूसरे धर्म पे ऐसा कोई सीन था ही नहीं। गुजरात में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ना पुलिस को ऑर्डर दिया था कि पीके के खिलाफ कंप्लेंट की जांच की जाए, लेकिन फिल्म चलती रही, कमाई होती रही। फिर 2021 आया। 2021 में अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज आई जिसका नाम था तांडव। सैफ अली खान स्टारर। पहले एपिसोड में एक एक्टर भगवान शिव की ड्रेस में स्टेज पे आया और ऑफेंसिव डायलॉग बोल दिया। इसके बाद मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज हुई अलग अलग स्टेट्स में। सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स को अरेस्ट करने से, प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। जस्टिस एमआर शाह ने सीधा सीधा कहा कि आप एक ऐसा कैरेक्टर नहीं पोर्ट्रे कर सकते जो दूसरे के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करे। फिर 2024 आता है और 2024 में नेटफ्लिक्स पे IC-814 नाम की एक सीरीज आती है। 1999 के कांधार हाईजैक पे बेस्ड ये सीरीज थी। पाकिस्तानी टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक करते हैं, उसको कांधार ले जाते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे ना, इनके कोड नेम पता है क्या थे सीरीज के अंदर? भोला और शंकर, दोनों भगवान शिव के नाम। नेटफ्लिक्स की सीरीज ये कोड नेम यूज करती है, जबकि असलियत में ये कोड नेम नहीं थे। गवर्नमेंट ने समन भेजा, बीजेपी लीडर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि डेकेड्स बाद लोग सोचेंगे कि हिंदूज ने ही IC-814 को हाईजैक किया था। प्रेशर के बाद नेटफ्लिक्स ने एक डिस्क्लेमर ऐड किया। 2024 में ही एक तमिल फिल्म आती है अन्नपूर्णी, वो भी नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होती है। एक टेंपल के प्रीस्ट की बेटी मीट खाती है, मीट बनाती है और उसे जस्टिफाई किया जाता है कहां से? रामायण का एक फर्जी सा श्लोक बोल के कि राम जी भी तो मीट ही खाते थे, क्या दिक्कत हो गई? फिर इसके बाद हिंदू ग्रुप्स ने पुलिस कंप्लेंट्स दर्ज की। फिल्म में दिखाया गया कि एक मुसलमान रामायण का श्लोक बोलता है और मंदिर के पुजारी की बेटी उसको रामायण का अ से ब नहीं पता है। और फिर अंत में यही मंदिर के पुजारी की लड़की एक कुकिंग कंपटीशन में जाती है और वहां पर अपनी डिश बनाने से पहले नमाज पढ़ती है, हिजाब पहनती है। किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग है भाई साहब ये। 2024 में बजरंग दल ने यशराज फिल्म्स को एक फॉर्मल लेटर भेजा महाराज फिल्म के खिलाफ, जो आमिर खान के बेटे जुनैद खान को फीचर करती थी। लेटर में लिखा गया था कि फिल्म जो है वो भगवान कृष्ण को गलत तरीके से पोर्ट्रे करती है। गुजरात हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज से पहले इंटरिम स्टे लगा दिया था। फिर आखिरकार जाके फिल्म रिलीज होती है
पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं 2016 में, तो 2016 में करण जौहर की एक फिल्म आई थी ए दिल है मुश्किल। ये फिल्म पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को फीचर करती थी। ये फिल्म तब रिलीज हुई जब कुछ हफ्ते पहले उरी में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 18 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया था। इंडस्ट्री के लोग पाकिस्तानी एक्टर्स को हीरो बना रहे थे, बाहर सोल्जर मर रहे थे। फिर 2022 आता है और 2022 में धर्मा प्रोडक्शन की एक एम्प्लॉई श्रीमी वर्मा, उसके ट्वीट्स वायरल हो जाते हैं। उसने बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए एंटी हिंदू गाली यूज की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों के बारे में ओपनली मजाक किया था। ट्वीट्स डिलीट हो गए लेकिन स्क्रीनशॉट्स रह गए। देखो, मोदी और अमित शाह को गाली दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एंटी हिंदू होने की क्या जरूरत है इसमें? यह दिखाता है कि तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर का कल्चर क्या है, ये दिखाता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है। और ये ना एक पैटर्न बन गया था। हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन को विलिफाई करना ना एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब ऑडियंस का पेशेंस टूट गया। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत चले गए, एक बाहर वाला इंसान जो टैलेंट से अंदर आया था, लेकिन सिस्टम ने उसे कभी अपना माना ही नहीं। करण जौहर के शो के पुराने क्लिप्स वायरल होने लगे जिसमें राजपूत का मजाक उड़ाया गया था। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा और ऑडियंस ने अपना जवाब देना शुरू किया, टिकट्स खरीदना बंद कर दिया। करण जौहर को 2022 में अपनी कंपनी का 50% स्टेक आधारपुरे वालों को 1000 करोड़ में बेचना पड़ा, क्योंकि धर्मा की फिल्म्स इतनी फेल हो रही थी कि कंपनी को बाहर से पैसा लाना पड़ रहा था। YRF जो कभी साल का 1508 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ 415 करोड़ पे आ गई भाई साहब। 72% की गिरावट। और भाई साहब, एक तरफ जब ये हो रहा था ना, तो दूसरी तरफ साउथ से एक रे ऑफ होप उठती है। देखिए, 2012 में बेंगलोर में दो लोग थे, विजय किरगंडूर और चलवे गौड़ा। दोनों एंटरप्रेन्योर्स थे। दोनों का बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, कोई मुंबई इनसाइडर नेटवर्क नहीं था, कोई करण जौहर जैसा गॉडफादर भी नहीं था। इन दोनों ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, नाम रखा होम्बले फिल्म्स। मुंबई में किसी ने नोटिस तक नहीं किया था, क्यों ही करते। बैंगलोर का एक छोटा सा स्टूडियो था जिससे किसी को कोई थ्रेट नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि होम्बले फिल्म्स की शुरुआत हुई कैसे थी। पहली फिल्म थी निन्ने डाले, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। एक एवरेज कन्नड़ा फिल्म, किसी ने नोटिस तक नहीं किया। फिर 2017 में राजकुमार आई, जो कि उस टाइम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म बनी। 75 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कर्नाटका में ग्रॉस किए थे, लेकिन अभी भी एक सिर्फ रीजनल सक्सेस थी। लेकिन फिर 2018 में एक फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, KGF चैप्टर 1। प्रशांत नील ने फिल्म को डायरेक्ट किया था, यश ने मेन रोल किया था। होम्बले फिल्म्स प्रोडक्शन में थी और फिल्म एक साथ 5 लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी। ये पहली बार हो रहा था कि कोई कन्नड़ा फिल्म इस स्केल पर रिलीज हुई हो। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए ग्रॉस किए थे। ये पहली कन्नड़ा फिल्म थी जो कि 200 करोड़ के क्लब में आई थी और मुंबई ने तब भी इसे सीरियसली नहीं लिया। साउथ इंडियन फिल्म है भाई, लिमिटेड ऑडियंस है, एंड ये सोच उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 2022 में KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई, जिसने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ रुपए ग्रॉस कर लिए, यानी कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म एवर, जिसने हिंदी में भी धूम मचा दी थी। और इसी वजह से वो ऑल टाइम टॉप इंडियन फिल्म्स में से एक है। और ये तब हुआ जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी, फेल हो रही थी। लेकिन KGF की सक्सेस से भी बड़ा एक और काम हुआ था। 2022 में ही कांतारा आई थी। ऋषभ शेट्टी ने लिखा था, डायरेक्ट किया था और मेन रोल भी किया था। फिल्म का बजट सिर्फ 16 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई थी, मतलब 25 टाइम्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये रेशियो कोई भी बॉलीवुड फिल्म मैच नहीं कर सकती थी उस समय। कांतारा एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही तरीके की फिल्म थी। फिल्म कोस्टल कर्नाटका का भूत कोला ट्रेडिशन दिखाती थी। ये एक स्पिरिट पोजेशन रिचुअल है जो कि लोकल फॉरेस्ट डेटीज की पूजा से रिलेटेड है। फिल्म के क्लाइमैक्स में फिल्म का नायक लिटरली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और ये बिना किसी आयरनी के दिखाया गया है, बिना किसी अर्बन कैरेक्टर के जो एक्सप्लेन करे कि भाई ये सब कुछ तो सुपरस्टिशन है। और ये वो चीज थी जो बॉलीवुड ने 50 साल में नहीं की थी। बॉलीवुड के एक वर्ग ने हमेशा इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को या तो कॉमेडी का एलिमेंट बनाया था या फिर रैशनल एक्सप्लेनेशन दी थी। लेकिन कांतारा ने सीधा छाती ठोक कर कहा कि ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारा धर्म है और हम इसे पूरी तरीके से सीरियसली ले रहे हैं। और लोगों का रिएक्शन थिएटर्स में दिख रहा था। थिएटर्स में लोग लिटरली रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, पूजा कर रहे थे और बहुत से लोग एक ही रात में
कई कई बार फिल्म देख रहे थे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कांतारा की वजह से एक पॉलिसी बनाई। 60 साल से ऊपर भूत कोला परफॉर्मर को मंथली अलाउंसेस देने का फैसला किया गया इस फिल्म के बाद। यानी कि एक फिल्म ने गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करवा दिया था और ये बॉलीवुड अपने 70 साल की हिस्ट्री में नहीं कर पाया था। विजय किरगंदूर ने एक इंटरव्यू में सीधा कहा था कि उनका गोल है कि ऐसी फिल्म्स बनाओ जो ग्लोबल ऑडियंस को पसंद आए, लेकिन अपने कल्चर, अपने रूट्स और अपने ट्रेडिशंस में रूटेड हो। और यही वो चीज़ है जो एक लाइन में कही जाए तो हुम्ले फिल्म्स ने किया है और बॉलीवुड 50 साल में नहीं कर पाया। अब चलिए थोड़े से नंबर्स देखते हैं। यशराज फिल्म्स का फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 415 करोड़ रुपए था। वहीं दूसरी तरफ हुम्ले फिल्म्स ने सिर्फ 2025 में इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस 870 करोड़ रुपए की कमाई की थी। मतलब कि बेंगलोर का वो स्टूडियो जिसे मुंबई कभी सीरियसली नहीं ले रहा था, अब मुंबई के सबसे पावरफुल स्टूडियो से ज्यादा कमाता है। धर्मा प्रोडक्शन जो कभी 1040 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा था, उसका फाइनेंशियल ईयर 2024 नेट प्रॉफिट सिर्फ 62 लाख रुपए था। मतलब कि इतना बुरा परफॉर्मेंस था कि करण जौहर को अपनी कंपनी का 50% आधार पूनावाला को 1000 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा। और हुम्ले सिर्फ यहीं रुकने वाला नहीं था। 2025 में कांतारा 2 आई, जिसने कांतारा 1 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऑल ओवर इंडिया एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। 2025 में ही महाअवतार नरसिम्हा आई। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की स्टोरी को एक 3D एनिमेटेड फॉर्मेट में रिलीज किया गया और इस फिल्म ने पता है कितना कमाया? 326 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड, यानी कि भारत की बिगेस्ट एनिमेटेड फिल्म एवर। और इसी के बाद हुम्ले फिल्म्स ने अनाउंस किया महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें 7 फिल्में बनाई जाएंगी जो कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों को कवर करेगा। ये फिल्में 2025 से 2037 तक बनेंगी, यानी कि हर 2 साल में एक फिल्म आएगी। एंड इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का इंडियन एनिमेटेड वर्जन कहा जा सकता है, लेकिन हिंदू लेजेंड्स पर बेस्ड। कोई भी और स्टूडियो भारत में सब कुछ और नहीं सोच रहा था। किसी भी और स्टूडियो में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने कल्चर को इतना कॉन्फिडेंटली दिखा सके। और जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो महाअवतार परशुराम अनाउंस हो चुकी है दिसंबर 2027 की रिलीज के साथ। और फिल्म की टैगलाइन है कि जब जब धर्म गिरता है तब तब परशु उठता है। हुम्ले वालों ने 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लेज किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगले 5 सालों में। और ये सब 2 आदमियों ने मिलकर किया है जो बॉलीवुड की दुनिया से बिल्कुल बाहर थे, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था, जिनका कोई फैमिली कनेक्शन नहीं था, जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, वो स्टोरी बताई जो 80% भारतीय ऑडियंस देखना चाहती थी। लेकिन बॉलीवुड के स्टूडियोज इन 80% लोगों के मन की बात को कभी शायद समझ ही नहीं सके। अब मार्केट ने अपना फैसला दे दिया था, वो भी नंबर्स से, टिकट्स से, और इस फैसले को इग्नोर करना बहुत मुश्किल था। 2022 आता है, 2022 में द कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई थी। बजट था केवल 15 से 25 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होती है 340 करोड़ रुपए की। ये फिल्म 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडित्स के एग्जोडस पर, जेनोसाइड पर बेस्ड थी। एक ऐसी कहानी जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने कभी सीरियसली ली ही नहीं। एक ऐसी कम्युनिटी जिसे डेकेड्स तक इग्नोर कर दिया गया था। फिल्म ने प्रूव किया कि एक इनॉर्मस अनडिजर्व्ड ऑडियंस थी जो अपनी कहानी स्क्रीन पर देखना चाहती थी। और फिर 2023 में द केरला स्टोरी आती है। बजट मात्र 15 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा। फिल्म का पहला दिन 8 करोड़ रुपए था, जो कि कश्मीर फाइल से भी ज्यादा था। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था, कोई YRF या धर्मा का बैनर नहीं था, सिर्फ एक कहानी थी जो ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी। लेकिन ये फिल्म्स बनाने वालों को सिस्टम ने पहले कितना रोका था, ये जानना बहुत जरूरी है। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स के लिए मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म से अप्रोच की, सबने रिजेक्ट कर दिया। एक प्लेटफॉर्म ने सीधा कहा कि इसमें ना आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। प्रेस फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दोनों में विवेक अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने वाली थी, दोनों कैंसिल कर दी गई। बॉलीवुड के अंदर कोई एक्टर फिल्म करने को तैयार ही नहीं था। सबको डर था बाद में पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ही फिल्म थोड़ी करनी है। लेकिन फिल्म रिलीज होती है और पूरे देश में कल्चरल फिनोमिनन बन जाती है। फिर ऐसे ही चाहे आप छावा ले लो, धुरंधर ले लो, बारामूला ले लो, या ना जाने और कितनी ही फिल्में, सब कमर्शियली हिट रही। और उसका रीजन भी है, इन फिल्म्स में हिंदू कल्चर, हिंदू एपिक्स और इंडियन ट्रेडिशंस को बिना किसी आयरनी के, बिना किसी अपॉलॉजी के, बिना किसी सेक्युलर एक्सप्लेनेशन के दिखाया गया था। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि फ्यूचर यही है। और मार्केट ने प्रूव कर दिया है कि ऑडियंस यही चाहती है। ये फ्यूचर अब उनके हाथ में है जो अपने कल्चर से प्यार करते हैं, जो अपनी स्टोरीज को सच में बोलना और सुनना चाहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हो उस पूरे मुद्दे के बारे में?
आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन, यूपीआई और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।